ओके, सो इन दिस वीडियो विल स्टडी कैस्केडेड ट्रांसफार्मर। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि कैस्केडेड ट्रांसफार्मर वो होंगे कि जिस तरह एक के बाद एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ही जो ट्रांसमिशन हो रही है वो मोस्टली एसी पे हो रही है, और एसी पे ट्रांसमिशन का फ़ायदा यह है कि स्टेप अप करके आप लॉसेज रिड्यूस कर सकते हैं, आई स्क्वायर और लॉसेज करंट कम करके वोल्टेज बढ़ा के, और फिर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे लॉसेज ट्रांसमिशन लॉसेज कम से कम होते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर हमें ट्रांसफॉर्म अप जब करना होता है, स्टेप अप करना पड़ता होता है, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत होती है एक अदद ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की एक लिमिट है, मतलब एक बात आपने याद रखनी कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज का होता जाएगा ना, केवीज़ में बढ़ता जाएगा, तो उस तरह उसको ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होगी, उसकी जो वाइंडिंग्स हैं उसके दरमियान भी ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होगी, वरना वो अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, केवीज़ में चला जाता है। तो आपको अंदर वाइंडिंग की जो प्रोटेक्शन है या जो इंसुलेशन है वो भी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए अगर ट्रांसफार्मर हम कहते हैं 400 केवी से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसे सिंगल नहीं बनाते, बल्कि उसे स्टेप्स में बनाते हैं, कैस्केडेड बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू गो अप फ्रॉम लाइक 200 से आपने जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल 400 किलो वोल्ट में, तो इसका डायरेक्ट हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, दो के इस तरह का शायद एग्जिस्ट नहीं करता, बट दिस इज़ ओनली एग्जांपल कि अगर आप चाहते हो 200 वोल्ट से 400 किलो वोल्ट्स में ले जाओ, तो 400 किलो वोल्ट से एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके लिए अच्छी खासी इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और साइज़ भी बहुत बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर का। तो इस इतने बड़े ट्रांसफार्मर हम सिंगल नहीं डिज़ाइन करते, बल्कि इसे स्टेप्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 200 से पहले करेंगे, लेट से 2000 का, फिर 2000 से आगे किस तरीके से हो रहा होगा 8000 का। ठीक है, और 8000 से आगे, ठीक है, मतलब दिस इज़ एग्जांपल, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये करते हम कब हैं? ये हम करते हैं जब हमारा जो वोल्टेज है वो 400 किलो वोल्ट से एक्सीड कर जाए। अब इसका होता क्या है? अच्छा, आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर 3 तरह की वाइंडिंग होती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी, ये एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी, और एक को बोलते हैं टर्शरी वाइंडिंग। ठीक है, कभी कभी इसे एक्साइटेशन वाइंडिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब ना हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर आपके पास पड़ा है। ठीक है, अब आपने कैस्केडिंग करनी है, ध्यान से सुना। तो ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी हो गई, ये इसकी सेकेंडरी हो गई, ये इसकी टर्शरी हो गई। अब प्राइमरी टू सेकेंडरी तो ऑब्वियसली करंट वोल्टेज बढ़ेगा। लेट से अगर मैंने इधर वोल्टेज V1 दिया है, तो यहाँ पे V आ गया। ठीक है, इसके अक्रॉस हो गया V। वो जितना जितना भी ज़्यादा हो जाए, हमें नहीं पता, शायद 200 से 800 जाना है, 800 जितना भी, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सही है, V1 से V हो गया। लेकिन इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने इस तरह डिज़ाइन करना है कि इसकी जो टर्शरी हो ना, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ टर्न्स हों जितने प्राइमरी में। ठीक है, तो अगर प्राइमरी और टर्शरी में इक्वल नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे, तो इसका मतलब जितना इनपुट हम देंगे, अगर इनपुट हमने 200 दिया, तो आउट जो टर्शरी होगी, टर्शरी के ऊपर भी 200 आ रही होगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये एक ट्रांसफार्मर की इतनी सी बात होगी, सिंपल। क्या कि यहाँ पे इनपुट आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफार्मर की आउटपुट आ रही है, जो कि है ये, सही है, जो V है। और जो टर्शरी वाइंडिंग है वो हम क्या करेंगे? अगले एक और ट्रांसफार्मर की, ठीक है, जो ज़रा हायर ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर रखने की मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, इसकी जो टर्शरी वाइंडिंग है उसको हम उससे अगले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जितना इसमें था उतना ही टर्शरी में था, तो यहाँ पे भी 200 था, यहाँ भी 200 ही है। ठीक है, ये सेम जिस तरह ये पहला ट्रांसफार्मर है ना, उसी तरह का एग्जैक्ट अगला ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। अब इधर 200 है, इधर भी अब 200 ही आ रही है। अब ये 200 से आगे यहाँ पे इसका मतलब 200 ही आ रही है ना, इसकी टर्शरी और इसकी ये प्राइमरी है। ठीक है, सेकेंडरी मतलब इसकी जो सेकंड ट्रांसफार्मर पड़ा है, इसकी प्राइमरी है, तो यहाँ से फिर ये डबल कर देगा वोल्टेज, जितने का भी कर देगा। तो हम कहते हैं अगर इस वाले को हमने V का है, ठीक है, इस वाले को अगर हमने V का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक और V आ रही होगी। ठीक है, अब देखना है ज़रा यहाँ पे हुआ क्या है। देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरी तो चलो दोनों आइसोलेटेड हैं, लेकिन सेकेंडरी सीरीज़ में ये देखें, एक ये थे और इसकी जो दूसरी सेकेंडरी है हमने उसको प्राइमरी के सीरीज़ में कर दिया है। तो इसका मतलब होगा क्या, इन दो के अंदर 2V आ जाएगा। ठीक है, इन दो के अंदर अब 2V आएगा, मतलब जितना इधर इस वाले में आ रहा था ना वोल्टेज, अब क्योंकि इस वाले में भी सेम उतना ही वोल्टेज आ रहा है, लेकिन दोनों को सीरीज़ में कर दिया तो ये होगा। अब एक और ये भी वही सेम ट्रांसफार्मर है, जिसकी जो टर्शरी में है उसमें प्राइमरी जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसका मतलब जो इधर आ रहा होगा वोल्टेज वो भी कितना होगा, उतना ही जो हमने स्टार्ट में दिया था। लेट से मैंने कहा 200, तो यहाँ भी 200। यहाँ पे एक और वही ट्रांसफार्मर पड़ा है, थर्ड सेट। ये क्या करेगा? अगेन वही सेट है, इसकी टर्शरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमने खाली थ्री सेट्स तक ही जाना होगा हमें। ठीक है, इसके स्केडिंग में सिर्फ 3 सेट्स ही चाहिए हमें, मतलब ये 3 टाइम्स वोल्टेज को कर देगा। कैसे? ये इसकी
ये जो है ये टर्शरी ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर अगेन थर्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ इन्होंने लिंक कर दी। तो इससे क्या होगा, अगेन 200 से लेट से जितना भी डबल हो रहा है उतना हो जाएगा, जो कि आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और वी आएगा, लेकिन देखेंगे ये आगे की सेकेंडरी तीनों की सीरीज़ में है, तो अब यहाँ पे हमें 3V मिलेगा, सही है। तो इस तरह हम सिंगल ट्रांसफार्मर जो 3V तक बना सके उसके बजाय हमने 3 ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए हैं, जिससे साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इंसुलेशन भी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि अब डायरेक्ट इतना हाई वोल्टेज नहीं, डायरेक्ट 3V एक ही ट्रांसफार्मर नहीं बना रहा, बल्कि वी करके 3V हो रहा है। तो हमें तीनों ट्रांसफार्मर छोटे मतलब लगाने पड़ेंगे और उसकी इंसुलेशन भी कम होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ चलें हम, तो ये एक ट्रांसफार्मर जो हमने यूज़ किया ना, सिंगल ट्रांसफार्मर बीच में जो वन स्टेज, मतलब कोई एक स्टेज पकड़ लें तो उसकी 3 वाइंडिंग्स थी। ये प्राइमरी का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये सेकेंडरी का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, टर्शियरी का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम। तो अब हमने लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है, लीकेज इम्पीडेंस फाइंड करनी है। हम ZPS से डिनोट कर रहे हैं लीकेज, जो प्राइमरी से हम लीकेज इम्पीडेंस फाइंड करें सेकेंडरी को शॉर्ट करके और टर्शरी को ओपन रख के, तो उसे हम उसने ZPS से किया है। अब जब टर्शरी शॉर्ट है तो उसकी इम्पीडेंस, सॉरी टर्शरी जब ओपन है तो उसकी इम्पीडेंस इंक्लूड नहीं होगी ना, तो क्या बनेगा, ZPS इज इक्वल्स टू ZP प्लस S, मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, क्योंकि टर्शरी तो ओपन है, टर्शरी बीच में शामिल नहीं हुई। इसी तरह जो ये दूसरी है ZPT, ये वाली, ये क्या है, इम्पीडेंस ऑन प्राइमरी साइड। इसमें टर्शरी को शॉर्ट सर्किट किया लेकिन सेकेंडरी ओपन है, तो इसका मतलब सेकेंडरी की इम्पीडेंस में शामिल नहीं होगी, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी हो गया। सिमिलरली थर्ड में सेकेंडरी से इम्पीडेंस फाइंड की है प्राइमरी को ओपन रख के और टर्शरी को शॉर्ट रख के, तो यहाँ से ये आ जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने प्राइमरी की इम्पीडेंस निकाल लेनी है, सेकेंडरी की इम्पीडेंस निकाल लेनी है और टर्शरी की इम्पीडेंस निकाल लेनी है, ठीक है। ये आसान है, मतलब ये तो सिंपल आपने सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम अज्यूम करें कि ट्रांसफार्मर जो है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं ले रहा, स्टार्ट में खुद से करंट कोई कंज्यूम नहीं कर रहा मैग्नेटाइजिंग करंट, तो फिर हमारे पास तीनों है NPIP माइनस NSIS माइनस NTIT, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ये रिलेशन कौन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने ये लिख दिया। अच्छा उसके बाद फॉर अ लॉसलेस ट्रांसफार्मर प्राइमरी कितनी इक्वल होनी चाहिए, प्राइमरी इम्पीडेंस इक्वल होती है JPX के, सेकेंडरी इक्वल होती है JXS के, और टर्शरी इक्वल होता है JXT के। अच्छा, ये मतलब सिंपल चीज़ें हैं जो बेसिक्स पावर ट्रांसमिशन की चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं। अच्छा, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थर्ड, अच्छा ये उस पूरे का इक्विवेलेंट सर्किट उन्होंने बना दिया, कौन सा, ये जो ऊपर पड़ा है, इस पूरे का इन्होंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया कि ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर था, ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो फर्स्ट का भी इक्विवेलेंट, ये देखिए प्राइमरी की आएगी इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, सेकेंडरी की आएगी और टर्शरी की आएगी। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की आएगी। इस तरह करके ये देखें ये बना दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इस तरह करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अच्छा, और इसका और भी आसान और भी सिंपल सर्किट बन सकता है, जब इन सब की इम्पीडेंस को हम सम अप करके एक ही इम्पीडेंस करके लिख दें, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने करके लिख दिया, ठीक है, रिजल्टिंग शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। तो इस तरह करके भी हम इसे सिंप्लीफाइड मॉडल भी इस पूरे ट्रांसफार्मर कैस्केडिंग सेट का हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आसान सी चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ अब ध्यान रखनी है थोड़ी, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि देखें प्राइमरी तो यहाँ पे है ना, प्राइमरी हमने एक ही दी हुई है, ये बाकी तो सारी कनेक्टेड है, जो हम मेन सप्लाई देंगे वो यहाँ देंगे ना। तो जो टोटल करंट होगा, ठीक है, वो प्राइमरी में इन्होंने 3I से रिप्रेजेंट किया है, मतलब इन तीनों का करंट, पहले ट्रांसफार्मर का भी, दूसरे ट्रांसफार्मर का भी, तीसरे ट्रांसफार्मर का भी, कि प्राइमरी का जो करंट है वो इसी एक प्राइमरी से गुजर रहा है। तो इसमें इस प्राइमरी में 3I गुजर रहा है, तीनों का करंट, इसमें इस प्राइमरी में इन तीनों का करंट गुजर रहा है, मतलब इसका भी और इसका अपना भी, इसमें 3 का गुजर रहा है। इस वाली में 2 का गुजर रहा है, ठीक है, मतलब इसका अपना और इससे अगली का, और इस वाली में सिर्फ 1 का गुजर है। लेकिन जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्योंकि तीनों की शॉर्ट सर्किट है ना, मतलब ये तो तीनों आपस में कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट नहीं सॉरी सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इन सब में एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि है I, ठीक है। तो सेकेंडरी में I फ्लो कर रहा है, लेकिन प्राइमरी में इसमें 3I कर रहा है,
ठीक है, इसमें 2i कर रहा है और इसमें i कर रहा है। अब इस बेस पे हमने सिर्फ इक्वेशन बना देनी है, बहुत ही आसान। देखें ये, अब हमें पता है आई स्क्वायर आर टोटल रिजल्टेंट का, ठीक है, वो इक्वल होगा प्राइमरी तीनों, सेकेंडरी तीनों के लॉसेस और टर्शरी के भी। तो प्राइमरी जो पहली वाली प्राइमरी है उसमें आई स्क्वायर आई नहीं आर नहीं किया, बल्कि आई स्क्वायर एक्स नहीं किया, बल्कि 3i किया, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट प्राइमरी में से 3i गुजर रहा है, सेकेंडरी में से 2i गुजर रहा है, टर्शरी में से i गुजर रहा है, ठीक है। इसी तरह सॉरी मतलब फर्स्ट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में से 3i गुजरा है, सेकंड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से 2i गुजरा है, थर्ड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से सिर्फ i गुजरा है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का मैंने आपको कहा है क्योंकि सारी सेकेंडरीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो सेकेंडरी में आई ही जा रहा है। और टर्शरी चेक करते हैं कि टर्शरी का क्या सीन है। अब ये टर्शरी वाइंडिंग है, ये पहले वाले ट्रांसफार्मर की टर्शरी वाइंडिंग है और ये दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की टर्शरी वाइंडिंग है। अभी देखें इसमें कितना गुजरा है, ऑब्वियसली 2i, ठीक है, जो कि सेकेंडरी जो कि दूसरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से गुजर रहा था 2i, ऑब्वियसली क्योंकि वही कनेक्टेड है ना फर्स्ट की टर्शरी से, तो उसमें भी 2i गुजर रहा होगा। और जो थर्ड है उसमें i गुजर रहा है। इसमें देखें ये इसकी टर्शरी है ना, ये जो है सेकेंड ये टर्शरी है और एक ये टर्शरी है, इन दोनों में इसमें 2i गुजरा है, इसमें i गुजरा है। इस तरह हम टर्शरी की भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, जो कि यहाँ पे क्या आएगी 2i स्क्वायर एक्स टी और i स्क्वायर एक्स टी, इन सब को सम करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसका जनरल इक्वेशन में लिखना है जनरल में, तो इस तरह करके भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द इम्पिडेंस ऑफ 2 स्टेज ट्रांसफार्मर इज़ अबाउट 3 to 4 टाइम्स। तो इम्पिडेंस देखें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका नुकसान ये है कि इसकी इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर 2 स्टेज ट्रांसफार्मर हो तो इसकी इम्पिडेंस नॉर्मल सिंगल ट्रांसफार्मर से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर 3 स्टेज होगा तो 8 से 9 गुना बढ़ जाएगी। तो हम कैस्केडिंग करते वक्त ये ध्यान रखते हैं क्योंकि इम्पिडेंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि कम से कम जो सिंगल आप बीच में ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो ना, उसकी कम से कम जितना पॉसिबल हो उतनी जो हमारे पास इम्पिडेंस है ना वो रखी जा सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट कैस्केडिंग ट्रांसफार्मर्स।